तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। विधान भाग 2 से ये प्रश्न उत्तर हैं जो 2021 में आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे रिटर्न में, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, HBSC के अलावा अगर किसी दूसरे बोर्ड का स्टूडेंट्स है, CBSE हो गया या फिर कोई दूसरा बोर्ड है अदर बोर्ड, तो उनके में भी अगर वितान भाग 2 बुक लग रही है स्कूल में, तो इन क्वेश्चंस में से आने के चांसेस रहेंगे। अगर बुक ही नहीं लग रही, फिर आप बोलोगे कि सर हमारे में तो ये आए नहीं, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपके में ये बुक है आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि NCERT की 3 बुक्स है। इसके अलावा एक और बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो CBSE के अंदर नहीं लगती। अब बाकी जो है बोर्ड्स का मेरे को आइडिया नहीं है, HBSC में लगती है, कुछ बोर्ड्स में और लगती है वो। तो आप देख लेना वितान भाग 2 लग रही है आपके सिलेबस में या फिर नहीं है। अगर है तो आप भी ये वीडियो देख लो, बहुत काम आएगी। और इनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो, पहला चैप्टर आ रहा है हमारे पास। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 2 चैप्टर करेंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। 4 चैप्टर हैं टोटल 2021 के लिए सिलेबस में। तो यहाँ पे अभी जो है बाकी के जो 2 चैप्टर्स बच गए हमारे, वो अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहला पार्ट, सिल्वर वेडिंग। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? यशोधर बाबू सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। वे अपना काम के प्रति सचेत एवं समय के पाबंद हैं। काम के समय वे अपने सह कर्मचारियों के साथ गंभीर व्यवहार करते हैं, जबकि छुट्टी के बाद उनका साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। ये सभी आदर्श एवं संस्कार उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद से मिले हैं, जिन्हें यशोधर आदर से किशनदा कहकर पुकारते हैं। किशन के संस्कारों और आपसी व्यवहार ने यशोधर बाबू को गहरा प्रभावित किया है। वे प्रत्येक बात किशनदा के नजरिए से देखते हैं। दूसरी ओर यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए उनका साथ देती है। वह उन्हीं के साथ अपना अधिक समय व्यतीत करती है। यह अपनी दबी सारी इच्छाओं को अपनी बेटी तथा बेटों के माध्यम से पूर्ण करना चाहती है। इसीलिए उसे बेटी द्वारा जीन्स और बिना बाजू का टॉप पहनना बुरा नहीं लगता। इसके लिए वह अपने पति का भी विरोध करती है। किशनदास से प्रभावित होकर यशोधर बाबू भी घर नहीं बनवाते हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनके बच्चे उनकी सालगिरह को सिल्वर वेडिंग के रूप में मनाए। वे इस आयोजन को फिजूल खर्ची मानते हैं। उनके बच्चे यशोधर बाबू के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू अपने आदर्श किशन दास से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आधुनिक परिवेश में ढल चुकी है। इसीलिए यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रह जाते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, एक बता देता हूँ पहले ही डाउट आएगा कि सर ये कितने मार्क्स में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में, या फिर एट मैक्स अगर कोई कभी मूड बदल गया एग्जामिनर का तो 5 नंबर में भी दे सकता है। लेकिन फिर भी आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप आधा लिख दो, आधे से भी कम ही लिख दो। मुश्किल से 4 से 5 लाइनें लिखनी है आपको, जो जो याद है वो लिख देना, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, देखो निम्न में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? पहला है, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, या फिर सिल्वर वेडिंग में प्रतिपादित पीढ़ी के अंतराल पर प्रकाश डालिए। अब देखो क्वेश्चन जो है ना, ऊपर वाला बहुत कम आता है, नीचे वाला लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि 2 टाइप से पूछा जा सकता है। सो इनमें से अगर पूछेंगे तो हाशिए पर धकेले मानवीय मूल्य पूछ सकते हैं बस खाली। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, सिल्वर वेडिंग में प्रतिपादित पीढ़ी के अंतराल पर प्रकाश डालिए। सिल्वर वेडिंग सुप्रसिद्ध कथाकार मनोहर, वैसे कम ही आया ये एग्जाम में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, लेकिन हाँ लिखना जरूरी है। सिल्वर वेडिंग सुप्रसिद्ध कथाकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक संवेदनशील कहानी है। इस कहानी में अपने आदर्श किशनदा के संस्कारों और जीवन मूल्यों से जुड़े यशोधर बाबू और उनके आधुनिक परिवेश में बड़े हो रहे बच्चों की नई सोच के में अंतर को चित्रित किया गया है। उपयुक्त प्रश्नों में 3 मुख्य बातों को दर्शाया गया है। अगर यह कहे कि इन बातों का ही मिश्रण प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कहानी में यह बात पूर्णतः सत्य है कि आधुनिक पीढ़ी मानवीय मूल्यों को ताक पर रख रही है। वह केवल अपने तरीके से सोचती है, फिर चाहे उनके परिवार के अन्य सदस्य उनसे कितने ही असंतुष्ट ही क्यों न हो। दोनों पीढ़ियों के बीच अंतराल भी मूल हो सकता है और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी कहीं न कहीं नई पीढ़ी को प्रभावित करता है। लेकिन फिर भी अगर किसी एक बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया जाए तो किसी एक बिंदु को ही कहानी कहा जाए तो निश्चित रूप से पीढ़ी अंतराल ही कहानी की मूल संवेदना है। मूल संवेदना कहानी के संपूर्ण कथानक का अगर अवलोकन किया गया तो यह कथन अधिक संगत होगा कि यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के पक्षधर हैं और उनके बच्चे नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। यह कथन भी सही हो सकता है कि यशोधर बाबू की सोच बीवी बच्चों के सोच से मेल नहीं खाती, परंतु कुछ बातें यशोधर बाबू केवल किशनदा के दृष्टिकोण से सोचते हैं जो समय परिवर्तन के साथ अप्रासंगिक हो गई हैं। जैसे यशोधर बाबू किशनदा से प्रभावित होकर घर नहीं बनाते, जबकि उनके सभी सहकर्मियों ने अपने अपने घर बना रखे हैं। इसलिए उनके बच्चों का भी ये कहना है कि आपने डीडीए को स्कीम के अनुसार अपना घर क्यों नहीं बनवाया। एक पर्सन हो सकता है यशोधर बाबू की बेटी अभी विवाह नहीं करना चाहती है बल्कि अपना करियर बनाना चाहती है, परंतु यशोधर बाबू को यह बात अखरती है यानी कि अटकती है। वे चाहते हैं कि बेटी का विवाह करके वे जल्दी से अपने कर्तव्य का पूरा करके छुट्टी पाए। अगर छोटी मेडिकल की पढ़ाई करके अपना भविष्य अधिक उज्जवल और सुरक्षित करना चाहती है तो यशोधर बाबू को बजाय इसका विरोध करने के बेटी का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब वह जीवन में सफल हो जाएगी तो उसके लिए रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए यशोधर बाबू का केवल कर्तव्य के लिए इतनी जल्दी करना बेटी के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो सकता है। दूसरी नौकरी पेशा बेटे भूषण के द्वारा पिता की सिल्वर वेडिंग पर ऊनी हरे को गिफ्ट देकर यह कहना कि आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा फटा फ्लोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहनकर जाया कीजिए। यह बात यशोधर बाबू को और भी बुरी लगती है कि बेटा यह कहता है कि पिताजी कल से दूध मैं लेकर आऊंगा। अतः यह कहना अधिक तर्कसंगत होगा कि पीढ़ी अंतराल के कारण यशोधर बाबू अपने अनुसार सोचते हैं जबकि उनके बच्चे नई पीढ़ी की सोच के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसीलिए इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी अंतराल है। अब देखो इतनी बड़ी बकवास हमने करी है इस पर्सन के अंदर, तो क्या लगता है आपको आएगा ये पर्सन? नहीं आएगा ना। हाँ, बहुत ही मतलब एक बार ही आया है शायद से एग्जाम में, बट हाँ मेरे को ऐड करना था। इतना बड़ा आंसर है और इसमें से आधा काट दोगे तब भी बहुत बड़ा बन जाता है यार ये। चलो कोई बात नहीं, अगला पर्सन देखो आप। ऐसे ऐसे पर्सन आते हैं बस ये छोटे छोटे से। दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किसने की और कैसे की? दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किशनदा ने की। किशनदा ने यशोधर बाबू को रहने के लिए क्वार्टर ही नहीं दिया बल्कि उसे मैच में रसोईया बनाकर भी रख लिया। उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार दिए ताकि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके तथा अपने गांव पैसा भेज सके। इसके बाद नौकरी की उम्र होने पर किशनदा ने उन्हें अपने दफ्तर में अपने नीचे नौकरी पर भी लगवा दिया। तो और क्या करेगा बंदा यार। तो इस तरीके से उसने सहायता करी थी। अगला प्रश्न देखो, यशोधर बाबू के बच्चों को अपने पिता से क्या शिकायत थी? यशोधर बाबू प्राचीन मूल्यों एवं विचारों के आदमी थे। उन्हें लोक दिखावा और भीड़ भाड़ क्या है ये कुछ मिसटाइप हुआ यहाँ पे, पसंद नहीं थी, किंतु उनके बच्चे आधुनिक विचारों के थे। उन्हें पार्टी समारोह आदि करना अच्छा लगता था। उन्होंने अपने पिता की सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया और वहां बड़े बड़े लोगों को बुलवाया, परंतु उनके पिता वहां नहीं आए। उनके बच्चों को यह शिकायत थी कि वे केवल एलडीसी टाइप लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ये था इस पार्ट के अंदर से। देखो यहाँ पे से क्वेश्चन आता है तो देखो पहला क्वेश्चन भी बहुत कम चांसेस रहेंगे आ सकने के, लेकिन हाँ आएगा। 50-50 लगा के चलो, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, वैसे बहुत कम आता है। पहला क्वेश्चन इसमें से तीसरा क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चन तो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में से, और बाकी के जो है रैंडम क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस हैं 50-50, आ भी सकता है नहीं भी आए। अगला पार्ट देखो आप, जूझ। पहला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ?
लेखक जब 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तब उनकी कक्षा में सोंदलगेकर नामक अध्यापक मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं कविता में पूरी तरह से डूब जाते थे। उनका गला सुरीला था, छंद बनाने की बढ़िया चाल भी थी। मराठी के साथ उन्हें अंग्रेजी की अनेक कविताएं कंठस्थ थी, मतलब याद थी वो। वे कविता को गाते समय लय, गति, यति, ताल वाल जो भी कुछ होता है बखूबी प्रयोग करते। लेखक जब उनसे कविता सुना करते थे तो वे भी कविता के भाव में पूरी तरह से रम जाते थे। वे मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, ताल, रस, चाल सबको पूरी तालीनता से वे काव्य में पूरी रुचि लेने लगे। साथ सुना करते थे, वहीं से वे वाक्य में पूरी पूरी रुचि लेने लगे। अब जब वे खेतों में काम करते थे उस समय मास्टर जी की भांति पूरे हाव भाव, यति, गति, आरोह वारोह जो भी लगाया करते, कविता गाया करते थे। वो भी जिस प्रकार मास्टर जी अभिनय करते थे वे भी उसी प्रकार अभिनय किया करते थे। कविता गाते समय उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि क्यारियां पानी से कब भर गईं। मास्टर जी भी आनंद के कविता गाने में रुचि लेने लग गए थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के बच्चों के सामने आनंद को कविता सुनाने के लिए कहा और आनंद ने इस अवसर का खूब फायदा उठाया। अब वे अपने आसपास, अपने गांव और खेतों के दृश्यों की कविता बनाने लगे। भैंस चराते, आगते जंगल, फूलों पर तक तुकबंदी करने लगे। जब वह रविवार के दिन कोई कविता बन जाती तो अगले दिन मास्टर जी को दिखाता और सुनाता। मास्टर जी उन्हें शाबाशी भी देते। मास्टर जी ने उन्हें भाषा शैली, छंद, अलंकारों के साथ साथ शब्द शुद्ध लेखन की बारीकियां सिखा दी। वे उन्हें अलग अलग प्रकार की कविताओं के संग्रह देते थे। इस प्रकार लगातार अभ्यास से वे मराठी में कविताएं लिखने लगे। उन पर कविताएं लिखते समय शब्दों का नशा चढ़ने लगा। इस प्रकार लेखक के मैं स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास आ गया। काफ़ी बड़ा प्रश्न है और हाँ, ये सारे प्रश्न है ना इस बुक में से बड़े बड़े से ही है, पता नहीं क्यों एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी पड़ती है इनकी। अब अगला प्रश्न देखो आप। श्री सोंदलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। से या फिर पूछ सकते हैं श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में लिखिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब दो विशेषताएं पूछेंगे, 5 हैं, 2 तो कर ही लोगे याद यार आप। अब देखो पहली विशेषता क्या है कि श्री सोंदलगेकर कविता के अध्यापन के साथ कविता गाया भी करते थे। वे गायन के साथ साथ हाव भाव के अनुसार अभिनय भी किया करते थे। वे लय, गति, यति, पति, ताल जो भी कुछ था उनका पूरा ध्यान रखते। वे कविता के साथ साथ उनके कवियों से अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाया करते। वे कभी कभी स्वरचित कविता भी कक्षा में सुनाया करते थे। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो है दूसरे वाला पोर्शन, ये पहले वाले में से नहीं आएगा। दूसरा जो टाइप लिखा हुआ 2 विशेषताएं बताइए, तो इस टाइप का पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, कविताओं के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? पहले क्या सीन था, अब क्या हो गया, मतलब बाद में जब कविताएं सीख रही उसने। मास्टर सोंदलगेकर लेखक की 5वीं कक्षा में मराठी पढ़ाते थे। वे कविता पढ़ाते समय स्वयं भी उसमें डूब जाते थे। उनका पास सुरीला गला, छंद का ज्ञान था। उन्हें मराठी के साथ साथ अंग्रेजी की भी कुछ कविताएं कंठस्थ थी। जब वे कविता सुनाते थे तब साथ साथ अभिनय भी किया करते। लेखक उनकी कविताएं पूरी तालीनता से सुनते थे। वे अपनी आंखों और कानों की पूरी शक्ति लगाकर दम रोक कर मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, यति, गति, चाल और रसों का संवादन किया करते थे। लेखक खेतों में पानी लगाते समय खुले गले से मास्टर जी के हाव भाव, आरोह अवरोह के अनुसार कविताएं गाया करते थे। जिस प्रकार मास्टर जी अभिनय करते उसी प्रकार लेखक भी अभिनय करते थे। इस प्रकार लेखक भी कविताओं के साथ खेलने लगे। इन कविताओं के माध्यम से लेखक में नई रुचियां पैदा होने लगी। पहले जब वे खेत में पानी लगाते थे उसमें उसे अकेलापन खटखटाता था कि यार कब भरेगा ये खेत। लेकिन अब अगर काम करते समय कोई साथ नहीं है तो उन्हें बोरियत होती थी पहले तो, लेकिन इसलिए कोई ना कोई साथ होना चाहिए था उनके। लेकिन कविता के प्रति लगाव होने के बाद उन्हें अकेलापन नहीं खटखटाता, बल्कि अब उन्हें अकेलेपन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेलेपन में वो कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती थी। कविता के भाव के अनुसार अभिनय भी किया जा सकता था। लेखक जब कविता गाते गाते नाचने भी लगा था। इस प्रकार कविता के प्रति लगाव ने लेखक की अकेलेपन की धारणा को बदल दिया। जूझ पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मूल भाव हमेशा से आता है ये। तो जूझ का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष।
इस पाठ में लेखक ने एक बच्चे की पाठशाला जाने की इच्छा शक्ति तथा इच्छा पूर्ति के लिए संघर्ष का चित्रण किया है। इसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए जीवन संघर्ष की गाथा का वर्णन है। यहाँ कथानायक के जीवन के संघर्षों का मार्मिक चित्रण किया है, जो अपनी कोमलावस्था से निरंतर संघर्ष करता रहता है। अगला प्रश्न देखो इसी पाठ में, लेखक का अकेलापन कैसे गायब हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कई बार। लेखक अपने अकेलेपन में कविताओं को लय ताल यति गति के साथ गाया करता। वह बहुत ऊंची आवाज में गाकर अभिनय करने लगा था। वह कविता गाते गाते सुई मुई करके नाचने लगता था। उन्होंने अपनी कविताओं को स्वयं ही चाल में गाना शुरू कर दिया। इस प्रकार लेखक का अकेलापन गायब हो गया। तो ये थे। अब इसके बाद में जो है 2 पार्ट और बच गए हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबी जा रही है, वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा आपको, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना। अगर कोई मैं आपको अपडेट दूँ तो आपसे छूटने ना पाए। वैसे 12th में हो गए और मेरे को पता है आप एग्जाम टाइम में देखोगे इस वीडियो को। बता दो कितने स्टूडेंट्स जो एग्जाम टाइम में इस वीडियो को देख रहे हैं, पता लग जाए यार कितने सारे हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा, मेरे को भी खुशी मिलेगी। चलो वीडियो एंड करते हैं।